तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्डिनेट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में जाता है और ये वर्ल्ड उसके लिए काफी ज्यादा न्यू है। अब बाहर आने के बाद वो इस वर्ल्ड को भी देखता है कि ये वर्ल्ड कैसा है। इसके बाद वो अपने वाटर मैजिक का यूज करता है जिससे कि उसके हाथ में पानी आ जाता है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक एंजल के सामने खड़ा होता है। वो एंजल ये कहता है कि काफी समय के बाद कोई यहाँ पर आया है तो ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। रियो इस बात को समझ जाता है कि वो मर गया है और अब वो रिकार्डिनेट होने वाला है। और रियो ये कहता है कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा शांत होनी चाहिए। ये एंजल उसे ये बताते हैं कि जिस वर्ल्ड में तुम जाने वाले हो उसे फी कहते हैं। यहाँ पर लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये लोग काफी कम है। वो ये कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा वाटर मैजिक से कंफर्ट हो इसलिए तुम्हें वाटर मैजिक दिया जाता है जिसका तुम यूज कर सकते हो। ये कहकर एंजल उसे इस वर्ल्ड में रिकार्डिनेट कर देते हैं और साथ में उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी देते हैं। रियो को घर के अंदर एक किताब मिल जाती है जिसमें इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर उसे एक और किताब मिलती है जिससे उसे मैजिक के बारे में पता चलता है और अब वो इसे पढ़ने के बाद बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने वाटर मैजिक का यूज करता है। इस मैजिक को यूज करने में रियो को कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ तक कि वो बिना स्पेल को चांट किए भी इस मैजिक का यूज कर पा रहा होता है। अंदर आने के बाद वो अपने मैजिक से बाथ टब को भरता है और वो ये सोचता है कि अब मैं इसे गर्म कैसे करूँ। इसके लिए वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसना शुरू करता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और वो काफी थक जाता है। तभी उसे सूरज को देखकर एक आइडिया आता है जिसके बाद वाटर को आइस में कन्वर्ट करके उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर आग जला लेता है। जिसके बाद वो पानी गर्म करके आराम से बाथ ले रहा होता है। नहाते नहाते रियो इस बात को भी सोच रहा होता है कि क्या मैं अपने हाथ से गर्म पानी भी निकाल सकता हूँ। इसके बाद वो खाना खाते हुए सोचता है कि मेरा खाना जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब मुझे हंटिंग पर जाना होगा। रियो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे हंटिंग करने के लिए इस बैरियर से बाहर जाना होगा जिससे कि मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर सकते हैं और इसके पास सिर्फ एक चाकू है। अब वो बाहर आकर वाटर बॉक्स बनाकर उसको सामने के पेड़ पर फायर करता है। जिसके बाद वो वाटर जेट को भी ट्राई कर लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता जिससे वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रियो का वाटर जेट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफी दूर तक भी जाता है। अब अगले सीन में रियो आइस मैजिक का यूज कर एक आइस क्रिस्टल बनाता है। के बाद वो आइस क्रिस्टल को सामने की तरफ फेंकता है पर वो ज्यादा आगे नहीं जाता। पर वो हार नहीं मानता और कई घंटों की ट्रेनिंग के बाद वो अपने सारे के सारे मैजिक्स को मास्टर कर लेता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद रियो काफी ज्यादा थक जाता है। अगले सीन में रियो आइस क्रिस्टल को एक वेपन की तरह यूज करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो अपने बैरियर से बाहर जंगल में चला जाता है जहाँ नदी के पास उसे एक वाज मिल जाता है जिससे कि वो अब आग जला सकता है। अब रियो खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला जाता है। तभी रियो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि उस पर अटैक करने आ रहा होता है। ये देखकर रियो की फटनी शुरू हो जाती है और वो डर की वजह से हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी एंड मूवमेंट पर वो जंप करके अपने आप को बचा लेता है और रियो अपने आइस मैजिक का यूज करके जमीन को जमा देता है जिससे वो मॉन्स्टर फिसल जाता है। इसके बाद वो आइस थ्रोन्स बनाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो अपने घर वापस आकर उन बुक्स को रीड करता है जिससे उसे ड्रैगन्स के बारे में पता चलता है और वो ये पढ़ता है कि ये ड्रैगन्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये जहाँ भी दिख जाए तो इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ अपनी जान बचाने के लिए। और जब रियो पेज को टर्न करता है तो यहाँ पर एक और एंजल के बारे में लिखा हुआ होता है और इसका नाम है अगुमा और ये एक फॉलिंग एंजल है। इस किताब में इस एंजल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, बस एक चीज साफ लिखी होती है कि जिस भी दिन ये एंजल तुम्हारे सामने आ गया वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब अगले सीन में रियो जंगल में आ जाता है लेकिन तभी अचानक एक काफी बड़ा होग उस पर अटैक कर देता है और रियो आइस शील्ड बनाकर इधर उधर भाग रहा होता है। ये होग रियो को मारने के लिए एयर स्लेश का यूज कर रहा होता है। अब रियो ये समझ जाता है कि उसके पास भागने का कोई भी चारा नहीं है तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसके ऊपर आइस के अटैक करता है। पर ये रियो के अटैक्स को डॉन्च करते हुए रियो के काफी ज्यादा पास आ जाता है। तभी रियो आइस शील्ड बनाकर उससे बच जाता है और होक को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचती है और वो डर के मारे यहाँ से चला जाता है और रियो चैन की सांस लेता है, आज तो बाल बाल बचा। और इसके बाद रियो जब घर जा रहा होता है तभी उसे एक सरकटा दिखता है जिसको देखकर इसकी काफी ज्यादा फटनी शुरू हो जाती है। इस बंदे की लाइफ में ऐसे ही काफी सारी दिक्कतें आती रहती है जिसकी वजह से ये अपने मैजिक को काफी अच्छी तरीके से यूज करना सीख चुका है और अब इसका वाटर जेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है
और वो एक पत्थर को भी बीच में से काट देता है। अगले सीन में रियू इस सरकटे से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और ये सरकटा रियू को काफी आराम से हरा देता है। और हारने के बाद रियू ये सोचता है, क्या मैं इसे कभी हरा भी पाऊंगा? ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। रियू हर रात यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सरकटा उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि उसने आज तक रियू को चोट नहीं पहुंचाई। अब ये सरकटा अपनी सोड डियो को देकर चला जाता है और फिर हम उसी होग को देखते हैं जो अब इवॉल्व होकर आया है। जब वो रियू के ऊपर अटैक करता है तो रियू 5 लेयर की शील्ड बनाता है, पर होग उसे काफी ज्यादा आसानी से तोड़ देता है और अब वो इसे रोकने के लिए 10 शील्ड का यूज करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आती। रियू इसको हराने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये होग उसके सारे अटैक्स को डॉन्च कर कर एक सोनिक बीम यूज करता है, जिससे रियू काफी ज्यादा डर जाता है। और ये होग रियू के ऊपर लाइटनिंग का यूज करता है, जिससे रियू बाल बाल बचता है। देखते ही देखते ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है और जब ये रियू के ऊपर सामने से अटैक करता है तभी रियू अपनी सोड इसके अंदर घुसा कर इसका काम तमाम कर देता है, जिससे कि ये होग मारा जाता है। और जब वो अपनी सोड को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है, पर रियू ने ऐसा पढ़ा था कि जब भी ये ड्रैगन उसके सामने आए तो वहाँ से भाग जाओ। पर ये ड्रैगन रियू को चोट ना पहुंचाकर अपनी टेलीपैथी का यूज करके रियू से बातें करता है, जिससे रियू शॉक हो जाता है। मैंने काफी टाइम से टेलीपैथी का यूज नहीं किया और मुझे कुछ तुमसे पूछना है। क्या तुम ऐसे होक से मिले थे जो अभी अभी इवॉल्व हुआ हो? रियू उसे डरते हुए जवाब देता है, अरे हाँ, मुझे मिला तो था पर मैंने उसे मार दिया, मुझे माफ करना। क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तुम तो काफी बहादुर हो और तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन क्या है? जब रियू उसे अपनी सोड दिखाता है तो ड्रैगन कहता है, ये तो किंग की सोड है। अगर ये सोड उसने तुम्हें दी है तो इसका मतलब साफ है तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है और इन दोनों को इस बात का पता भी नहीं चलता। रियू ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम है लेविन। और ये बोलने के बाद ड्रैगन यहाँ से चला जाता है और फिर रियू भी यहाँ पर से चला जाता है। इस तरफ एंजल रियू के स्टेट्स को चेक कर रहे होते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने ये बात तो नोटिस की ही नहीं, इस बच्चे के पास तो एक रियल ट्रेट है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी 10,000 साल पहले, जब मैंने एक लड़के को दूसरे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट किया था। यहाँ पर एंजल जिस ट्रेट की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है वो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। और दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है, पर हम जल्दी ही लौटेंगे एक और नई दुनिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और एनीमे की दुनिया के सफर के मजे लो।